sorry, we were talking about PMIisms. PMIism से मुराद कि वो बातें जो PMI assume करता है कि ऐसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ बातें ऐसी या कुछ क्वालिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और तरीके से फॉलो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जनरली ना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्वालिटी कंट्रोल के नाम से एक ही डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, और वो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये लेते हैं कि आपने जो मैनेज क्वालिटी में करना है वो भी, और जो कंट्रोल क्वालिटी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कहती है वो भी। बाज़ जगह क्वालिटी एश्योरेंस के नाम से डिपार्टमेंट होता है, और उसका मतलब भी यही दोनों चीज़ें होती हैं कि मैनेज क्वालिटी एज वेल एज कंट्रोल क्वालिटी। ठीक है, सो ये ऑर्गेनाइजेशन वाइज कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। हाउएवर हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के बारे में बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच रख सकती है, लेकिन पीएमआई के अंदर पीएमआई जो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्वालिटी कैसे करनी है, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट कैसे मीट करनी है, वो उसको हम जरा क्विकली देख लें। पहली बात, क्वालिटी मींस मीटिंग द रिक्वायरमेंट। इसका ग्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं बना देनी। क्वालिटी से मुराद ये है कि अगर एक बिल्डिंग एक सॉरी उसको 40 साल खड़ा रहना है या 20 साल खड़ा रहना है, या एक ब्रिज आप बना रहे हैं और उस ब्रिज के ऊपर आपका एक्सपेक्टेड वेट इन टन्स एक खास लेवल का हमने बताया और उसकी एक खास लाइफ आपको बताई गई है, तो आपने वही करना है। ये नहीं करना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल जाना, अनलेस कि आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कोई ऐसा रिस्पॉन्स प्लान किया, बट दैट शुड नॉट बी इवन इन एक्स्ट्रा। आप वो रिस्क जरूर कैटर फॉर करें, बट नथिंग एक्स्ट्रा शुड बी एडेड, पहली बात। दूसरी बात, प्रोजेक्ट मैनेजर ये डिटरमाइन करता है कि क्वालिटी क्या होगी, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले कहा, और वो क्वालिटी मैयर कैसे करेंगे। ठीक है, उस क्वालिटी को मैयर करने के लिए जो मैट्रिसेस आप बनाते हैं वो आप पहले से डिफाइन करोगे कि यार इस तरह का हम एक टेबल बनाएंगे, इस तरह का हम एक चार्ट बनाएंगे, इस तरह की हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ये चीज़ें इंस्पेक्शन के अंदर हम देखेंगे, ये टेस्ट हम चेक करेंगे, इन टेस्ट के रिजल्ट इस तरह व्यू होंगे, अगर ये चीज़ इस वाले एरिया में आई तो उसको क्या करना है, इस वाले एरिया में आई तो क्या करना है, एंड सो ऑन। तो इस किस्म की अभी हम थोड़ी देर में मैट्रिसेस देखेंगे अभी कि ये मैट्रिसेस कैसे बनानी है। Now, the project manager must define quality management processes for the project and put into place a plan for continuously improving them. ये भी बात हमने कर ली डिटेल में कि वो प्लान के अंदर कि ये क्वालिटी है, पहले आप ये डिटरमाइन करें, उस क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए प्रोसेस कौन सा फॉलो करना है वो करें, और फिर उन प्रोसेसेस के अंदर कोई कमी बेशी है तो उसको फर्दर इंप्रूव कैसे आप करेंगे, ये सब का सब पहले आप करेंगे। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर शुड रिकमेंड इम्प्रूवमेंट्स टू द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स या अदरवाइज को स्टैंडर्ड्स, इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहे, या उसके अंदर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट्स रिकमेंड करेंगे, आपने अज्यूम ये करना है कि वो इम्प्रूवमेंट्स जो है वो सुनी जाएंगी। सच रिकमेंडेशंस आर एक्सपेक्टेड एंड वेलकम बाय द मैनेजमेंट। ये एक अजम्पशन भी है, आपने जरूर अपने माइंड में अजम्पशन रखनी है कि भाई ऐसा ही होता है, अच्छी जगहों पे ऐसा ही होता है और हम अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। देन क्वालिटी शुड बी चेक्ड बिफोर एन एक्टिविटी और वर्क पैकेज इज कंप्लीटेड। कि ये नहीं कि आपने एक चीज बना ली तो उसकी जाके इंस्पेक्शन कर ली, कंट्रोल क्वालिटी के जो हम करते हैं, रादर आपने कंटिन्यूसली उससे पहले भी अपनी क्वालिटी को जगह जगह पे चेक करना है। प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट ऑथराइज प्रोसेसेस आर फॉलोड। जो प्रोसेस आपने बनाई है वही फॉलो हो, बस दैट्स इट। So quality should be considered whenever there is a change to any constraint. अच्छा, ये वाली जो बात है ना क्वालिटी का इफेक्ट, ये बेसिकली जब आप चेंज, अभी हमने इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया मैंने स्किप कराया हुआ क्योंकि, तो जब आप इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया के अंदर जाओगे वहां पे हम एक बात पढ़ेंगे कि यार चेंज रिक्वेस्ट जब आती हैं तो उन चेंज रिक्वेस्ट को कैसे एनालाइज करना है। वो एक लंबा चौड़ा 6 स्टेप्स का या 7 स्टेप्स का एक प्रोसेस है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। हर स्टेप पे आपने कुछ चीजें देखनी है। वो उसके अंदर ना एक स्टेप ये है कि जब भी मुझे कोई चेंज रिकमेंड की जाती है, फॉर एग्जांपल एक स्कोप के अंदर चेंज है, तो मैं उस चेंज का इफेक्ट हर नॉलेज एरिया पे जरूर देखता हूँ। अच्छा यार, अगर ये चेंज मैं अप्रूव कर देता हूँ तो इसका स्कोप पे क्या इफेक्ट होगा, इसका कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, इसका स्केड्यूल पे क्या इफेक्ट आएगा, एंड इसका क्वालिटी पे क्या असर पड़ेगा। और इसी तरह रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, रिस्क, वो सारे करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात लिखा हुआ कि जब भी कोई चेंज आएगी, वो प्रोजेक्ट मैनेजर उसने जैसे बाकी नॉलेज एरिया के साथ करता है, उसने क्वालिटी को भी जरूर देखना है कि कहीं उस चेंज रिक्वेस्ट की वजह से मेरा क्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आ जाए।
अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट द क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोसेसेस ऑन द प्रोजेक्ट आर एडुकेट टू मीट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। ये भी उसने देखना है कि जो स्टैंडर्ड अब आपने डिफाइन किए हैं उसके नतीजे में, और जो प्रोसेसेस आपने डिफाइन किए हैं और उनको फॉलो कर रहे हो, तो उस फॉलो करने के नतीजे में जो रिक्वायरमेंट्स, सॉरी, जो चीजें बन रही हैं, जो डिलीवरेबल्स आ रहे हैं, वो वाकई ही वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं जो हमें चाहिए थे, जो कस्टमर ने मांगे थे। या अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने इवन कंट्रोल क्वालिटी से भी एक चीज पास कर दी, अब वो चीज आगे जाती है जब वेरीफाइड डिलीवरेबल जब मेरा आगे जाता है वैलिडेट स्कोप के अंदर, और जहाँ पे हम कस्टमर को बुला के चेक कराते हैं, कस्टमर उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम बेबी फॉलो भी कर रहे हो प्रोसेसेस, हमने सारा काम किया हो, लेकिन अब जो आउटपुट निकल रहा है वो शायद वो बात नहीं निकल रही जो कस्टमर चाह रहा था। अच्छा, एक और बात, दो नॉलेज एरियाज आपने याद रखने हैं इस पीएमआई के अंदर। दो नॉलेज एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम को दो डिपार्टमेंट लाजमी असिस्ट करते हैं। एक है मेरा प्रोक्योरमेंट वाला नॉलेज एरिया। प्रोक्योरमेंट नॉलेज एरिया के अंदर हम अस्यूम ये करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, सॉरी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के पास कोई लीगल सर्विसेज, कोई अटॉर्नी, कोई ऐसा बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट लिखने में, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के बारे में एक एक्सपर्ट जरूर मौजूद होता है, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर को असेस हेल्प करता है। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर शेल बी एबल टू रीड द कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उसे उनका समझ भी आना चाहिए कि यार अच्छा, इसका ये मतलब है, इस क्लॉज का ये मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई है। लेकिन ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट करना ये लीगल एक्सपर्ट्स का काम है, तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में आपको हेल्प नहीं दी। और दूसरी चीज है क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर भी क्वालिटी डिपार्टमेंट आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, आपको शायद खुद ना पता हो। आप ये प्रोसेसेस प्रोसीजर, जैसे अभी हम बात करते हैं कि यार कौन सा क्वालिटी स्टैंडर्ड मुझे बिल्डिंग मटेरियल का यूज करना है, कौन सा क्वालिटी स्टैंडर्ड मुझे वो दूसरा इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए यूज करना है, हो सकता है मैं इसका एक्सपर्ट ना हूँ। या क्वालिटी की इंप्रूवमेंट कैसे होती है, इनकी इंस्पेक्शन के क्या तरीके हैं, चेक कैसे करना है, और इसमें बहुत सारी कैलिब्राइजेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या कैसे करना है। और ये कैलिब्राइजेशन आपके लिए फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन अदरवाइज एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारी बातें हम खुद में भी एज एन एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर और दूसरे टीम मेंबर्स इतने एक्सपर्टीज ना हो, तो इसके लिए हमें क्वालिटी डिपार्टमेंट में असिस्ट, और इवन हमारे बहुत सारे काम क्वालिटी डिपार्टमेंट कर सकता हो। फॉर एग्जांपल मेरी पूरी टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग, जब मेरा प्रोजेक्ट चल रहा हो, जब क्वालिटी को मैनेज करने के लिए वो इस पे इंस्पेक्शन जो कर रहे हो या इस पे नजर रखे हुए हो कि क्या प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये हो सकता है क्वालिटी डिपार्टमेंट के लोग हों। इसी तरह जो मेरा डिलीवरेबल बने वो कस्टमर के पास जाने से पहले क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले कुछ लोग उसको चेक करें कि भाई ये चीज ठीक बनी है या नहीं बनी। तो इसको भी हम, मतलब इसके लिए मुझे क्वालिटी डिपार्टमेंट हेल्प करेगा। एक चीज मैं यहाँ पे अभी, बिफोर आई मूव टू द गोल्ड प्लेटिंग, जो आपने पहले पढ़ी भी है ऑल दो, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, वो इसको आपने लाजमी माइंड में रखना है, जिससे आपको कुछ चीजों के बारे में और भी क्लैरिटी होगी। पहले मैं बता चुका हूँ, आई होप, बट स्टिल आई वांट टू रिवाइज इट। वो ये कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, ये इंटीग्रेशन का नॉलेज एरिया है, और यहाँ पे मेरे पास एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है। एक प्रोसेस है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का सारा काम हो रहा होता है। इस काम के नतीजे में, और जब ये काम हो रहा होता है, तो नीचे मैनेज क्वालिटी वाला क्या कर रहे होते हैं? मैनेज क्वालिटी वाले इंश्योर कर रहे होते हैं, चाहे वो क्वालिटी डिपार्टमेंट के बंदे हो या हमारी टीम के अपने लोग हो, वो ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि इस जगह पे जो जो लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे काम किया जा रहा है, वो उन प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हो जो हमने डिफाइन किए हुए हैं। कि मटेरियल आएगा, मटेरियल यूं मिक्स होगा, इतनी देर ड्राई होगा, इतनी देर इस तरह होगा, वो सारे के सारे चेक टेस्ट हो रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं। अब इससे जो चीज बन रही है, वो चीज मेरे पास क्वालिटी कंट्रोल में आ रही है, और अब क्वालिटी कंट्रोल वाला डिपार्टमेंट क्या करेगा? क्वालिटी कंट्रोल वाला डिपार्टमेंट इस चीज को इंस्पेक्ट करेगा, इस इंटरम डिलीवरेबल को चेक करेगा कि सही बनी है नहीं बनी, जो क्वालिटी हमने प्लान के अंदर डिफाइन की थी, उसी क्वालिटी की चीजें जो है ना, वो हमारे पास बन के आ रही हैं या नहीं आ रही है। अच्छा, अब अगर लेट्स से ये यहाँ से अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद ये चीज जाती है वैलिडेट स्कोप में। ये जो मेरा डिलीवरेबल यहाँ से कंट्रोल क्वालिटी ने पास कर दिया, इसको हम कहते हैं वेरीफाइड डिलीवरेबल। ये वेरीफाइड डिलीवरेबल मेरे पास चला गया वैलिडेट स्कोप में। अब वैलिडेट स्कोप में हमने कस्टमर को बुलाया, और कस्टमर ने आके इसको चेक किया, इसको आके इंस्पेक्ट किया। तो
इस जगह पे कस्टमर जो लाएगा ना, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी डिपार्टमेंट वाला बंदा ला के इंस्पेक्शन करवाएगा। ठीक है, हम जो उसे चीज बनाएंगे, बना के देंगे, तो हो सकता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से अपना क्वालिटी कंट्रोल वाला कोई टीम मेंबर या टीम मेंबर्स उनको लाए और कहे कि भाई देखो ये जो चीज बनी है उस क्वालिटी के मुताबिक बनी है या नहीं बनी। तो जिस तरह हमारी तरफ हमारे क्वालिटी कंट्रोलर ने उसको पास कर दी है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं प्रोक्योरमेंट नॉलेज एरिया में जाऊं, तो प्रोक्योरमेंट नॉलेज एरिया में क्या है कि यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल प्रोक्योरमेंट। कंट्रोल प्रोक्योरमेंट में हम ये इंश्योर करते हैं कि हमने जो चीज़ आउटसोर्स की है, ये जो साहब हैं, ये जो सेलर हैं, ये वही चीज़ें बना रहे हैं या उसी तरह चीज़ें बना रहे हैं जिस तरह हमारे और इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट तय पाया है। अगर ये हमें उस क्वालिटी की चीज़ें नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी चीज़ रेडी करेगा, ये भी अपने वैलिडेट स्कोप में, जब ये अपने वैलिडेट स्कोप में पहले उसको इंटरनली चेक करेगा उसका क्वालिटी कंट्रोल वाला डिपार्टमेंट, और जब वो चेक कर लेगा तो फिर वो हमें बुलाएगा, यहाँ पे कंट्रोल क्वालिटी में आके हमें बुलाएगा कि आइए और उन चीज़ों को आके चेक कर लीजिए, इंस्पेक्ट कर लीजिए जो आपने सही बनाई है। तो हम भी क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना क्वालिटी कंट्रोल वाला एक्सपर्ट साथ में लेंगे और उनको जाके कहेंगे कि हाँ जी आप दिखाएं, या वो हमारे पास लेके आएंगे बाहर जो भी है, तो वो डिलीवरेबल हम चेक जरूर करेंगे। दैट मीन्स वो वैलिडेट स्कोप में होगा क्योंकि हम उसके कस्टमर हैं, हमें वो चीज़ ला के चेक कर रहा है, और हम कंट्रोल प्रोक्योरमेंट में होंगे। बिल्कुल इसी तरह जब यहाँ पे हम वैलिडेट स्कोप में होंगे, उस वक्त ये जो कस्टमर आ रहा होगा जो हमारी वो चीज़ चेक करोगा, वो कंट्रोल क्वालिटी में होगा। ठीक है, तो ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर बताना मकसूद थी, जिससे मेरा ख्याल है कि चीज़ों ये क्वालिटी की जो कुछ फ्लो है वो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, फिर गोल्ड प्लेटिंग के बारे में हमने बड़ी दफ़ा पढ़ा कि गोल्ड प्लेटिंग जो है वो पसंदीदा चीज़ नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। एंड एक बात आप ये भी याद रखिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉरी जो मार्केटिंग है, वो लोग ना जनरली इनकरेज करते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऐड करें, उसको हम कहते हैं कस्टमर को डिलाइट करें, उनकी एक्सपेक्टेशन से आगे चले जाएं। उनकी टर्म यूज होती है कि अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं, तो हम कहते हैं कस्टमर इज सेटिस्फाइड। बट इफ यू एक्सीड देयर रिक्वायरमेंट, उनकी एक्सपेक्टेशन से, उम्मीदों से ज्यादा अच्छा कर दें, तो फिर हम उसको कहते हैं कि आप कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है बल्कि कस्टमर डिलाइट हो गया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप ये नहीं करते, और इसके लिए लाजमी नहीं है कि कुछ जानबूझ के सोच समझ के ये काम करे। समटाइम्स आपका कोई टीम मेंबर वो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के चक्कर में भी वो अपनी तरफ से कुछ चीज ऐड कर देता है, विच मे नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर इवन। सो ये चीज आपने लाजमी कंट्रोल में रखनी है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कि कोई टीम मेंबर या आपसे कोई एडिशन एक्स्ट्रा ना हो जाए। तो गोल्ड प्लेटिंग इज नॉट अलाउड, ये भी एक क्वालिटी से रिलेटेड काम है। दूसरा, हमने अभी जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, और वो ये था कि प्रिवेंशन वर्सेस इंस्पेक्शन। इट्स बेटर टू प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स होने से पहले ही उसको रोकना, प्रोएक्टिव है। तो आप ये चाहते हो कि आप एक गड़बड़ होने से पहले, या अगर कोई क्वालिटी का स्टैंडर्ड मीट ना हो, उस सिचुएशन में आने से पहले ही आप एक चीज़ को प्रिवेंट कर लो। प्रिवेंशन ये है कि जब मैं चीज़ बना रहा हूँ, तो आई इंश्योर, पहले तो मैं प्लान करूँ कि मैं कैसे, किस तरह, बल्कि उससे भी पहले मैं ये प्लान करूँ कि मैंने क्या डिजायर्ड स्टैंडर्ड अचीव करना है। वो जब मेरे सामने होगा तो फिर मैं कहूँगा अच्छा अरे इसको अचीव करने के लिए प्रोसेस क्या फॉलो करना है। तो थ्रू आउट दिस प्रोसेस, जब वो चीज़ बन रही हो, तो मैं ये इंश्योर करता रहूँ हर स्टेप पे कि मेरा डिजायर्ड स्टैंडर्ड आखिर पे क्या अचीव हो। ठीक है, रादर देन कि मैं आखिर पे जाके उसको इंस्पेक्ट करूँ। मैं इस तरह भी इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये लाजमी है कि हमने कोशिश करना है कि इंस्पेक्शन हमारी पास हो जाए। हम यहाँ पे ये ना हो कि हम कहें कि यार अच्छा ये बनाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, कोई चेक नहीं लगा रहे, बस चीज़ बनेगी तो आखिर पे देखेंगे, और वहाँ पे जाके हम कहते हैं कि यार इंस्पेक्शन हुई हो ये तो गड़बड़ हो गया, अब रीवोट करें। ये ऑब्वियसली हमें ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमारी क्वालिटी के अंदर जो है ना हमारी ये जो चीज़ें रीवर्क होती हैं उसकी ज़्यादा कॉस्ट होती है। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एक एक आप यानी एक मूवमेंट का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेट्स से जब आप
हर वक्त ये इंश्योर कर रहे होते हो कि हमारे सारे प्रोसेसेस या हमारे अंदर एक कंटिन्यूसली प्रोसेसेस के अंदर या अदरवाइज हमारी फंक्शनिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट आए। अच्छा, अब यहाँ पे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए एक ऑल्टरनेट टर्म काइजन भी यूज होती है, और जापानीज वर्ड है ऑब्वियसली। काइजन का मतलब, काय का मतलब है ऑर्डर, और जेन का मतलब है टू मेक बेटर, मींस भलाई के लिए जो आप चेंजेस करते हो, कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हो, उसको आप काइजन भी कहते हो। अच्छा, अगेन जापानीज जो है ना, उन्होंने क्वालिटी के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट किया, और उसकी मेन रीजन यही थी कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम रह गई थी। ज़ाहिर है वो एटम बम गिर गया और सब कुछ उनके लिए तो खत्म हो गया एक तरह से पूरा मुल्क। तो उन्होंने फिर ऐसे प्रोसेसेस डिवाइस किए जो बहुत कम एफर्ट एंड बहुत कम वेस्टेज के साथ चीज़ों को एफिशिएंटली बनाते हैं। अच्छा, उसके वजह से क्वालिटी जो है ना उनके यहाँ बहुत बेहतर हुई, और क्वालिटी के बहुत सारे लेसन हम वहाँ से लेते हैं। ये इवन काइजन भी, और भी अभी आप दो तीन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा के अंदर, टोयोटा मोटर्स ने काम किया, उन्होंने ये किया कि हम अपने प्रोसेसेस को इतना अच्छा कर देंगे, हम अपने प्रोसेसेस को स्टेप बाय स्टेप इतना अच्छा बेहतर करेंगे कि हमें आखिर पे जो चीज़ बनेगी उसकी इंस्पेक्शन करने की भी जरूरत ना हो। मीन्स कंट्रोल क्वालिटी का डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिया उन्होंने। और यहाँ पे उन्होंने दरमियान भी ये चीज़ें इंश्योर की कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वहीं पे सारे काम रुक जाएंगे, कोई काम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने अपने ये प्रोसेसेस इतने अच्छे कर लिए कि उन्हें कंट्रोल क्वालिटी की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है, सो क्वालिटी की बहुत सारी टर्म्स जो है ना वो हमें जापानीज उससे मिलेगी, ये आपने याद रखना है दिन में। एक टर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये एक बहुत फेमस जो क्वालिटी एक्सपर्ट है एडवर्ड डैमिंग, उन्होंने बेसिकली कंपनीज को ये बताया कि आपने सिर्फ एक मतलब एक खास लेवल पे आके क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करना। क्वालिटी की अगर जो इम्प्रूवमेंट की बात है तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपने हर लेवल पे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अपनी चलो मैं मेरी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में आई वांट कि मैं अपनी एजुकेशनल लेवल पे या एज अ नेशन में कहता हूँ, लेट्स से मैं मिनिस्टर बन गया एजुकेशन का, और आई एम सेइंग कि यार मुझे ना हाई लेवल एजुकेशन जो है उसको इम्प्रूव करनी है, और मैंने अपना पूरा फोकस जो है वो रख दिया हुआ है कि मैं लेट्स से सिलेबस रिवाइज करूंगा, मैं लैब्स रिवाइज करूंगा, मैं फैकल्टी अच्छी लेके आऊंगा वगैरह वगैरह। ये एक लेवल पे बातें हो रही है। व्हाट अबाउट वो जो पिछले इससे पहले मैंने 12 साल लोगों को पढ़ाया, वहां पे मेरा क्या फोकस है? उनकी जो टीचिंग का सिलेबस है, उनको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह, ये क्या है? सो हमारे डिसीजन मेकिंग के हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे अगर आपका फोकस क्वालिटी होगा तो तब जाके आप करोगे। अभी मैं एक टर्म आपको थोड़ी देर में, अगली शायद स्लाइड होगी वो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें हम एक टर्म यूज करते हैं JIT, जस्ट इन टाइम। अब जस्ट इन टाइम का क्या मतलब है? जस्ट इन टाइम का ये मतलब है कि मैं, और ये है उससे सप्लाई चेन से रिलेटेड एक टर्म है, कि मैं अपने वेयर हाउस के अंदर जो मेरे पास इन्वेंट्री आती है, उस इन्वेंट्री को ऑब्वियसली मैं यूज करता हूँ। जो मेरे पास रॉ मटेरियल आता है इसको मैं प्रोडक्शन के लिए यूज करता हूँ। तो मैं इन जनरल हम ये करते हैं कि अपनी इन्वेंट्री के अंदर, अपने वेयर हाउस के अंदर कुछ सामान इतना ज़रूर रखते हैं कि मेरा काम ना रुके, और साथ के साथ यहाँ पे रॉ मटेरियल जब प्रोसेसेस के अंदर यूज़ हो उससे फिनिश गुड बनती जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ अपना लेवल मेंटेन रखूँ इन्वेंट्री का। जैसे ही वो खास लेवल से नीचे होती है, उसके डिफरेंट फार्मूला है, आप कैलकुलेट करके आप नई डिमांड कर लेते हो या नई परचेसेस कर लेते हो, इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। अब इससे वो वेयर हाउस का खर्चा भी होता है, ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें मेंटेन होती है। अब सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक एक मेथड ये है कि आप ये वेयर हाउस का एक्सपेंडिचर्स और ये सारी चीज़ें बचा सकते हैं, अगर आप ये करें कि यार मैं एक अपना सप्लाई का ऐसा मेथड मेंटेन कर लूँ कि जैसे ही मुझे इस प्रोसेस के अंदर कुछ चीज़ चाहिए हो, उसी वक्त उसकी सप्लाई आए और मैं उसको यूज़ कर लूँ, लाइक विद इन अ डे और सो, या 2 दिन 3 दिन। तो आप डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है ऑब्वियसली ये भी। तो मैं जैसे जैसे मुझे चाहिए हो मैं साथ के साथ उसको यूज़ करता रहूँ और साथ के साथ वो चीज़ सप्लाई आती जाए। इसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम। अब आप देखेंगे जो जस्ट इन टाइम है ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। वो रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी एक चीज गलत हो गई,
सही नहीं बनी, और अब मैंने मटेरियल उतना ही मंगाया हुआ है जो ये है कि चीज़ आएगी और वो फर्स्ट गो में सही बन के आगे चली जाएगी। मेरे मेरे पास मटेरियल तो उतना ही है, लेकिन अगर मुझे रीवर्क करना पड़ गया तो पीछे मेरे पास कोई मटेरियल इन्वेंटरी में नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे मैं जस्ट इन टाइम अप्लाई कर रहा हूँगा, वहाँ पे मुझे अपने प्रोसेसेस की यू नो के अंदर ये इंश्योर करना होगा कि अब कोई गड़बड़ ना हो, मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज मेरे पास पीछे मटेरियल नहीं होगा। सो ये देखिए कि आप डिफरेंट लेवल पे, ऑल्दो आप सप्लाई चेन कर रहे हो तो सप्लाई चेन में भी आपने अपना क्वालिटी का फोकस रखा है। सो हर हर लेवल पे आप क्वालिटी तो कहते हैं, इसको हम कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यूएम के नाम से याद रखते हैं। एक और टर्म है हम सिक्स सिग्मा के नाम से यूज करते हैं, और सिक्स सिग्मा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, ऑब्वियसली बड़ी डिटेल में आपको चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन हमें कितना पता होना चाहिए। सिग्मा का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको भी एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, लेकिन सॉरी, और उस कॉन्सेप्ट को भी आपने मतलब अगर नहीं भी बहुत ज्यादा याद रहता तो आपने इससे परेशान नहीं होना। वो कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे यहाँ जनरली, सॉरी हमारे यहाँ नहीं, नेचुरली हम जितनी भी चीजें दुनिया में होती हैं, नेचुरली मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब आप कह लें जितनी तो नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो एक खास किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती हैं जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये बात हम पहले भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने एक दफा आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ना कि यार एक क्लास होती है और उस क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आप 50 स्टूडेंट में रिजल्ट जो भी आए, ये भी हो सकता है लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए, ये भी हो सकता है लोगों के बहुत कम नंबर आए, लेकिन जो भी आए क्लास की एवरेज जितनी होगी, फॉर एग्जांपल रिजल्ट बुरे थे, क्लास की एवरेज 60 आई है, तो अगर क्लास की एवरेज 60 आती है तो ज्यादातर क्लास के स्टूडेंट इस 60 से लेट्स से प्लस कुछ थिंग या माइनस कुछ वैल्यू होंगे, इसके अंदर अंदर मेजोरिटी होगी। फिर कुछ ऐसे होंगे जो लेट्स से मैं कहता हूँ 60+5 इधर है और 60-5 इधर है, मींस 55 से लेकर 65 के दरमियान इतने लोग हैं। फिर मैं कहता हूँ कि यार कुछ ऐसे होंगे जो इवन 65 से लेकर 70 के दरमियान में होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इवन 55 से 50 से लेकर 55 तक होंगे, उससे भी कम होंगे। अच्छा, तो मीन्स मैंने +5 इधर किया, +5 और कर दिया। फिर कुछ लोग, और ये इतने इतने लोग हैं, कुछ लोग और भी होंगे जो मजीद +5 ऊपर चले गए तो उस कैटेगरी में होंगे, और कुछ लोग और भी होंगे जो मजीद -5 कैटेगरी में जाएंगे। तो ये जो चीज बनती है इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का की ब्यूटी ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे +5 किया, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस फ्रॉम द मीन। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, फिलहाल आपको मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन एक चीज है जो ये कहती है कि मीन से हम कितना इधर उधर आए। ये एक रूल है, आप कह लें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक कैरेक्टरिस्टिक है, और वो ये कि आप अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन ये प्लस दूसरी स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस तीसरी स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप इधर जाएं, तो आपका क्लास के 99 पॉइंट लेट से 76 या 67% सॉरी फीसद लोग, वो इसी के अंदर अंदर उनका रिजल्ट होगा, ये जो अभी हमने बात की। ठीक है, बाकी जो 0.03% है वो इससे बाहर होंगे। दैट मीन्स कोई 100 में से 0.03 लोग इधर बाहर वाली जगह पे फॉल करेंगे, बाकी सब इसके अंदर अंदर आएंगे। अच्छा, क्वालिटी के अंदर इसका क्या मतलब है? क्वालिटी के अंदर इसका ये मतलब है कि अगर मैं एक चीज बना रहा हूँ, लेट्स से वो चीज मुझे कोई एक नट बनाना है, बोल्ट बनाना है, और उसका डाया मैं कहता हूँ कि यार वो डाया 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो और अब मैं कहता हूँ कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ज्यादातर मेरे तकरीबन 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस लेट से 1 मिलीमीटर आप कह लें कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ज्यादातर मेरे पास जो 99.67% ये बोल्ट बन रहे होंगे, मेरे क्वालिटी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी मेरे प्रोसेस की कि 99.67% जो बोल्ट्स बन रहे होंगे वो
3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अंदर होंगे। दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर प्लस, अब लेट्स से स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 1 मिलीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर माइनस 1 मिलीमीटर माइनस 1 मिलीमीटर एंड सो। ज्यादातर लोग या पेज मेरे जो बन रहे होंगे मेरे क्वालिटी के मुताबिक इसी के अंदर होंगे। तो ये आपका क्वालिटी का लेवल है, ये आपका क्लेम होता है कि जी, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन 3 सिग्मा फॉलो कर रही है, तो 3 सिग्मा का मतलब कि जो कुछ हम डाया बता रहे हैं, जो प्रोसेस हम बता रहे हैं, उस जो भी हमारा मतलब क्लेम है, उसमें 99.6% चीजें उसके अंदर होंगी। हाँ, जाहिर है कुछ ना कुछ तो आउट हो सकता है। 6 सिग्मा इससे भी बड़ी चीज है, और वो ये कहते हैं कि अगर मैं इसको फर्दर 3 इधर एक्सटेंड कर दूं और फर्दर 3 इधर कर दूं, तो मेरे पास 0.000007% या 6% या 3% बाकी लोग बचेंगे, सॉरी बाकी चीजें ये बचेंगी। दैट मीन्स अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 6 सिग्मा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 6 सिग्मा का क्वालिटी लेवल मेंटेन हो रहा है, ये सिग्मा का स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि 99.99997% मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सॉरी मेरी ये चीजें उस क्लेम के अंदर अंदर होंगी जो मैं कह रहा हूँ। बहुत कम ऐसा चांस है कि जो हम क्लेम कर रहे हैं उससे बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई 17 मिनट्स मेरे यहाँ पिज्जा बनाने का प्रोसेस है, तो 100 ऑर्डर अगर आप करें या मैं 100 डिलीवरीज करूं, तो 99.9999% मेरे पास चांस यही है कि मेरा पिज्जा 17 मिनट्स में ही डिलीवर होगा। हाँ, 0.00003% ऐसा चांस हो सकता है कि 17 से थोड़ा सा ऊपर चला जाए या 17 से थोड़ा सा पहले आ जाए। ये है आपकी क्वालिटी का लेवल, तो इसको हम 6 सिग्मा कहते हैं। 6 सिग्मा जितना, जैसे मैंने कहा 3 सिग्मा थोड़ा वो भी अच्छा क्वालिटी का लेवल है, लेकिन 3 सिग्मा से ज्यादा बेहतर है 6 सिग्मा। तो दैट मीन्स जितना सिग्मा ज्यादा होगा मेरे क्वालिटी का लेवल उतना ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इसके बाद है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। इन जनरल तो हम कहते हैं कि जाहिर है ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ही प्रोजेक्ट के ऊपर हर चीज जो हो रही है उसका जिम्मेदार है, बट हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक चीज इंश्योर करनी होती है कि यार सिर्फ एक बंदे का यह काम नहीं है कि वो क्वालिटी को इंश्योर करे। टॉप मैनेजमेंट में भी इसका रोल, टॉप मैनेजर का भी इसमें रोल है कि वो क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दे ऑब्वियसली। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की भी जिम्मेदारी है, एंड देन एवरीबडी हु इज डूइंग वर्क ऑन द प्रोजेक्ट वो अपना काम प्रोजेक्ट मैनेजर को दिखाने से पहले या अपने सुपरवाइजर को दिखाने से पहले खुद भी ये इंश्योर करे कि वो क्वालिटी को मीट करता है या नहीं करता। दैट मीन्स हर शख्स हर लेवल पे, जो हमने टीक्यूएम के अंदर भी पढ़ा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ा, इन चीज़ों को इंश्योर कराए कि हमारी क्वालिटी का वर्क, जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो क्वालिटी के मुताबिक हो। अच्छा, अब एक ये ओवरऑल आपको क्वालिटी के बारे में जितना पता होना चाहिए, अदर देन प्रोसेसेस थिंग, वो जो मैंने कहा इनपुट्स आउटपुट्स, सॉरी टूल्स एंड टेक्निक्स वाली बात, इनपुट आउटपुट इतना मैटर नहीं करते, लेकिन जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसके अलावा आपको जो क्वालिटी का प्रोसेस का फ्लो है वो समझ आ गया। अब दूसरी बात मैंने आपको जो बतानी है वो है कि यार प्लान क्वालिटी, मैनेज क्वालिटी एंड कंट्रोल क्वालिटी में क्या कुछ होता है, इन तीनों का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ के बारे में उनको कन्फ्यूजन होती है कि यार क्वालिटी प्लान के अंदर, प्लान क्वालिटी के अंदर हम क्या करते हैं, मैनेज क्वालिटी के अंदर हम क्या करते हैं, और कंट्रोल क्वालिटी के अंदर क्या करते हैं। ये तीनों चीज़ों का डिफरेंस जो है ना, अब हम अगली स्लाइड्स में इंशाल्लाह वो शुरू करते हैं। अच्छा, हायर लेवल पे पहले हम सिर्फ ब्रॉडर अगर कहूँ ना कि बड़ा बड़ा मोटा डिफरेंस क्या है, तो वो अब आपके सामने है। हाई लेवल पे इन तीनों प्रोसेसेस में क्या होता है, पहले आते हैं प्लान की तरफ। प्लान में हम सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं व्हाट इज क्वालिटी, और इसका मतलब क्या है कि मेरे प्रोजेक्ट पे जितने भी काम होंगे उसमें डिजायर्ड लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल मटेरियल है तो उस किस क्वालिटी का होगा, अगर कोई ढांचा खड़ा दीवार बननी है तो किस क्वालिटी की होगी, अगर कॉलम यूज होने हैं तो किस क्वालिटी के होंगे, या जिसको हम स्टैंडर्ड कह रहे हैं, ठीक है, किस ग्रेड के होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी तो वो कौन सा स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, सेफ्टी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एंड सो ऑन। हर हर तरह की क्वालिटी हम डिफाइन करेंगे कि यार ये है
इलेक्ट्रिकल का काम बेशक हल्का हो जाए, लेट्स से ये भी चल जाएगा। प्लम्बिंग का आपने बड़ा करना है, सीरियस करना है। प्लम्बिंग में जो दीवारों के अंदर आप करते हैं, बिल्ड वो बनाते हैं, उसके अंदर तो आपने थोड़ा सा अच्छी मतलब अच्छा ग्रेड लगाना है। जो ओपन पाइप गुजर रहे होंगे वहां पे आप कर सकते हो, क्योंकि उनको रिप्लेस करना आसान होता है। तो हर जगह पे क्वालिटी क्या क्या होगी, हर तरह से आपने वो डिफाइन कर ली। दैट मीन्स आपने कौन कौन से स्टैंडर्ड क्वालिटी के फॉलो करने हैं। नंबर टू, अब अगर ये आपने डिफाइन कर लिया कि भाई ये मुझे अचीव करना है, तो फिर आप ये डिफाइन करेंगे कि भाई ये कैसे मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि ये सब कुछ अचीव हो जाए। दैट मीन्स मैं ये वो तमाम स्टेप्स डिफाइन करूंगा कि मैंने किस तरह कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं कि ये रिजल्ट ये क्वालिटी अचीव हो जाए। एंड मैंने कौन कौन से टेस्ट रखनी है दरमियान में कि ये रिजल्ट अचीव हो। और आखिर पे मैंने ये भी बताना है कि यार एंड पे जब चीजें आए तो उनको कैसे इंस्पेक्ट करूंगा, कैसे चेक करूंगा, सो दैट आई कैन टेस्ट कि यार ये टेस्ट सॉरी ये वाली क्वालिटी अचीव हुई या नहीं हुई। दैट मीन्स कंट्रोल क्वालिटी के अंदर इंस्पेक्शन कैसे करूंगा। अच्छा, तो ये मेरे पास आ गया जी प्लान क्वालिटी का हिस्सा। मैनेज क्वालिटी के अंदर अब यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस बताए, मैं पहली बात ये देखूंगा, आर वी फॉलोइंग द पॉलिसीज, मैट्रिसेस, प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस जो मैंने प्लान किए थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये प्लान करने के बाद क्या मुझे वो डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं, या कंट्रोल क्वालिटी वाला बता रहा है भाई ठीक है आप प्रोसेस फॉलो तो कर रहे हो, लेकिन मेरे पास जो चीज आती है वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो आपने इधर स्टैंडर्ड डिफाइन किया हो। तो इसका मतलब है कि शायद मुझे अपने इन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है। सो दैट मीन्स हम पहले से ड्यूरिंग वाइल वर्किंग हमारा फोकस ये होता है कि यार क्या हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स मीट कर पाएंगे या नहीं, और उसी के मुताबिक हम अपने प्रोसेसेस को साथ के साथ इम्प्रूव करते हैं। वी डोंट वेट कि चीज बन जाए और फिर कंट्रोल क्वालिटी पर आ जाए। इनफैक्ट हम दरमियान में ही ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मैनेज सॉरी एग्जीक्यूटिंग ही हम ये चीज इंश्योर करते हैं। तीसरा है कंट्रोल क्वालिटी। और कंट्रोल क्वालिटी के अंदर अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो मेरे पास इन सारी चीजों को बनाने के नतीजे में आउटपुट आ रहा है, जिसको हम कहते हैं डिलीवरेबल जो बन के आ रहे हैं, वो डिलीवरेबल यानी कि हमारे काम के नतीजे में जो रिजल्ट में डिलीवरेबल बन रहे हैं, क्या वो हमारी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं या नहीं करते। इधर अब हम वो जो डिलीवरेबल है उनको टेस्ट करेंगे। मैनेज क्वालिटी के अंदर हमारा फोकस था कि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि किसी तरह हम वो तमाम प्रोसेसेस बेहतर से बेहतर तरीके से करें, सो दैट जब डिलीवरेबल बने तो इट विल मीट द ऑब्जेक्टिव्स। अब वो डिलीवरेबल जब बन गया तो अब उसे चेक करूंगा कि क्या वो वाले ऑब्जेक्टिव्स जो इधर मैंने प्लान के अंदर डिफाइन किए थे वो यहाँ पे अचीव हुए या नहीं हुए। दूसरी बात, अगर उनके दरमियान डिफरेंस है तो वो डिफरेंस कितना ज्यादा है, कम है या ज्यादा है। इसके लिए हम कंट्रोल लिमिट्स डिफाइन करते हैं। और कंट्रोल लिमिट्स ये हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी कह रहा था कि यार अगर मुझे एक रोड बनानी है और वो रोड मैं कहता हूँ कि 6 इंच उसकी थिकनेस है, ठीक है, 6 इंच जो है ना वो थिकनेस का होगा, तो क्या हर जगह वो 6 इंच ही होगी या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, जायरा हो सकती है। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ कि कितनी लिमिट मेरी एक्सेप्टेबल है। 6 से ऊपर गई तो कितनी, तो मैं कहता हूँ लेट्स से 6.1 इंच, इससे ऊपर नहीं जाएगी, या 6.2 इंच से ऊपर नहीं जाएगी। और कम अगर हुई, बारीक हुई, इससे थिकनेस कम हो गई तो कितनी होगी, तो मैं कहता हूँ लेट्स से 5.8 से नीचे नहीं जाएगी। इनको हम कहते हैं कंट्रोल लिमिट्स, और ऑब्वियसली हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम ये देख रहेंगे, जाहिर है जब मैं टेस्ट करूंगा तो वेरिएशन तो होगी। एग्जैक्ट 100% 6 इंच तो सारी नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत प्लस माइनस होगी। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि वो कंट्रोल लिमिट्स के अंदर वेरियंस है या नहीं है। तो ये तो मेरे पास कंट्रोल क्वालिटी का आप कह लें कि एक ओवरव्यू आ गया। अब सॉरी तीनों प्रोसेसेस का ओवरव्यू आ गया। अब हम वन बाय वन इन सारे प्रोसेसेस का जरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अब जो बातें मैं बोलूंगा ये अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हुआ हूँ, बट स्टिल एक दफा जरा कंपैरेटिव फॉर्म में इसको सामने रख के देखते हैं कि ये क्या बातें यहाँ पे हुई हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो पहली चीज है कि हम तमाम मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ओपीएस, ईएफ, वो सारी चीजें निकाल के देखेंगे और ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्वालिटी का डिजायर्ड स्टैंडर्ड क्या है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अगेन सारी चीजें,
फिर हम देखेंगे वो क्वालिटी प्रैक्टिसेस एज वेल एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल हैं, उनको सामने रखते हुए देखेंगे कि यार किस तरह हम ये वाले स्टैंडर्ड या ये वाली रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकते हैं। ठीक है, वो जो ओपीएस एंड ईएफ, अगर आपको वो डायग्राम याद हो, वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है। फिर प्लान में ही आगे चलते हैं। इसके अलावा जो मिसिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर वो क्रिएट करेगा। वो मिसिंग प्रोसेसेस अगर पहले से डिफाइन नहीं है, इंडस्ट्री में भी नहीं बने हुए, हमारे प्रोजेक्ट की खास नीड है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर वो बताएगा। फिर वो प्रोसेसेस डिफाइन करेगा जो हमारे प्रोजेक्ट पे यूज होंगे, सो दैट हम ये क्वालिटी, ये स्टैंडर्ड जो अभी हमने डिफाइन किए, चाहे खुद किए या जो पीछे हमने देखा, उसके मुताबिक हम इनको अचीव कैसे करेंगे। देन हम ये देखते हैं कि डिटरमाइन व्हाट वर्क यू विल डू टू मीट दी स्टैंडर्ड्स। वो जो काम मुझे करना है क्वालिटी से रिलेटेड, कोई टेस्ट करने हैं, कोई इंस्पेक्शन करनी है, कोई ऑडिट करना है, वो कैसे करनी है, वो सारे काम मैं देखूंगा कि ये स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स करेंगे। उसके बाद डिटरमाइन हाउ यू विल मेजर द टू मेक श्योर दैट यू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं मैनेज क्वालिटी की कर रहा हूँ, कि मैनेज क्वालिटी के अंदर मैं वो कौन कौन से टेस्ट या मेजरमेंट्स करूंगा जिसके नतीजे में आई कैन इंश्योर कि मैं वो स्टैंडर्ड मीट कर पाऊंगा। अभी मैं डिलीवरेबल्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं वो चीज़ें कैसे इंश्योर करूंगा कि ये स्टैंडर्ड बने। तो यहाँ पे मुझे कुछ टेस्ट करने हैं, कुछ चीज़ें देखनी है, वो मैं पहले बताऊंगा। मीन्स हाउ टू मैनेज क्वालिटी, मैं ये बातें लिख रहा हूँ। फिर मैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट अपनी कैसे करूंगा, अगेन वो भी मैनेज क्वालिटी के अंदर ही होती है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट अगर आपको याद हो, तो वो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। फिर परफॉर्म कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड अदर एनालिसिस, वर्क टू मेंटेन द सेंटर। अच्छा, अब ये क्या है, ये कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हम उनको पढ़ेंगे भी, बट आसान अल्फाज में ये है कि लेट्स से मैं अगर एक चीज पे क्वालिटी अच्छी नहीं लगाता, ठीक है, तो इस क्वालिटी को अच्छा ना लगाने के नतीजे में मुझे 10,000 का नुकसान हो रहा है। अब मैं मुझे कोई कहता है कि यार क्वालिटी इसको इम्प्रूव की जाए, तो इस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि यार क्वालिटी के ज़ाहिर है मुझे जगह जगह टेस्ट लगाने पड़ेंगे, कोई अच्छी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ये ना हो कि क्वालिटी बढ़ाने के चक्कर में मैं 10,000 से ज़्यादा खर्चा लगा दूँ। ऑब्वियसली मैं उतना ही कॉस्ट करूंगा, क्वालिटी की कॉस्ट उतनी ही रखूंगा जितनी मुझे क्वालिटी ना होने की सूरत में लॉस का अंदेशा हो। मैं उससे ज़्यादा नहीं लेके जाऊंगा। कोशिश तो मेरी ये होगी कि किसी तरह मैं अपनी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है वो उस लॉस से कम रखूं। लाइक मैं ये चाहूंगा कि यार मैं 6,000 अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट पे लगाऊं, जो टेस्ट करने हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोगों को देना है, वो मैं 6,000 के करीब लगा लूं या 4,000 लगा लूं, सो दैट मेरे जो 10,000 का लॉस है, कस्टमर ने जो डिससेटिस्फाई होना है, वो जो रीवर्क होना है, मैं उससे बच जाऊं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। एक और यहाँ पे आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट की भी बात करते हैं, वो हम यकीनन जब टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आप ये देखना है कि यार ये मेरे पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट का तरीका है, तो अब मुझे कितना पैसे, यहाँ पे मैं एनालिसिस करूंगा कि कितनी कॉस्ट में लगाऊं, कितनी एफर्ट करूं क्वालिटी को स्टैंडर्ड के मुताबिक लाने के लिए। क्या मैं, ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी को स्टैंडर्ड में लाने के लिए मैं जो टेस्टिंग कर रहा हूँ, जो इक्विपमेंट यूज कर रहा हूँ, जो मटेरियल यूज कर रहा हूँ, वो उसकी अपनी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई भी है कि वो जो मुझे डैमेज होना था क्वालिटी लो होने से, उससे भी कॉस्ट में भी बढ़ गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सेम गोस फॉर रिस्क। रिस्क है, उसमें भी हम यही बात करते हैं। अच्छा, फिर क्वालिटी से रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, ये तकरीबन हर मैनेजमेंट प्लान का, ना सिर्फ क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बल्कि हर मैनेजमेंट प्लान में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम डिफाइन करते हैं। मसलन स्केजुलिंग से रिलेटेड जो मैनेजमेंट प्लान होगा, उसके अंदर हम बताएंगे कि स्केजुलिंग से रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर कॉस्ट रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखेंगे। सो इसी तरह प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी, सॉरी क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के अंदर भी हम